शुरू कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस चर्चा में जुड़े हैं। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस चर्चा में जुड़े हैं। निरंजन पोद्दार साहब, ये बताइए सर, जो बहस हो रही है डिबेट को लेकर, विश्व स्तर पर हम दिल्ली पर ही महदूद रहते हैं, बहुत ज्यादा इसको नहीं करते हैं। जैसे ही बजट आने वाला था 2-3 दिन पहले से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मोर्चा संभाला हुआ था और वो लगातार 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ डिमांड कर रही थी। फिगर दिया 2,32,000 करोड़ दिल्ली की तरफ से टैक्स दिया जाता है। उन्होंने ही बताया कि एमसीडी को कभी बजट से अलग से एलोकेशन नहीं हुआ। तो क्या आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि नरेंद्र मोदी एक नई परंपरा शुरू करें कि बजट में दिल्ली एमसीडी के लिए अलग से एलोकेशन हो? देखिए धर्मराज जी, अगर हम बात करें दिल्ली के बजट की तो निश्चित रूप से आप एक चीज समझ लीजिए, इस समय दिल्ली को बजट एलोकेशन से ज्यादा ये जो गंदी राजनीति चल रही है, यानी कि जो राजनीति की नुरा कुश्ती चल रही है, सबसे पहले तो इस राजनीति के अंदर समन्वय की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपने बजट एलोकेट कर भी दिया तो वो बजट कैसे खर्च होगा, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी बजट खर्च नहीं करने दे रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिल्ली वाले फिर भी अपने आप को ठगे हुए महसूस करेंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर बजट, दिल्ली को इस 2024 के बजट के अंदर क्या मिला, तो देखिए धर्मराज जी, 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात तो दिल्ली की स्थिति वो है कि हम हैं वहां, हम थे जहां, यानी कि आज चाहे भारतीय जनता पार्टी या सरकार से संबंधित जितने भी लोग हों, कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन मुझे एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस का वही बजट का एलोकेशन जो दिल्ली के जो केंद्रीय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, केंद्रीय हॉस्पिटल्स जो हैं, उनके लिए उतना ही, लगभग उतना ही बजट, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जिनका विस्तार हो रहा है, उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ा बजट, ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई और बहुत बड़ी परियोजनाओं के हिसाब से बजट दिया हो। तो मेरा यह मानना है कि दिल्ली के अंदर आज की तारीख में जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी पर्याप्त नहीं है। वो बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी दिल्ली में रह रहे होंगे, मैं भी दिल्ली में रह रहा हूं, और आज दिल्ली के अंदर आप ये मान के चलिए डर लगने लगा है। आज की तारीख में अगर सच पूछेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ अपने प्रस्थान कर रहे हैं, यानी कि वहां अपने आशियाने बना रहे हैं, क्योंकि आज कानून व्यवस्था के मामले में दिल्ली से ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश माना जाने लग गया है। और उसके लिए अगर सरकार को यह चीज नहीं दिखाई दे रही है कि 1 साल के अंदर जिस तरीके से आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, जो पुलिस महकमे को और ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता थी, संसाधनों को और ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता थी, तकनीक और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता थी, तभी तो, क्योंकि जिस तरीके से आपका ही चैनल आप देखिए, जिस तरीके से सारे दिन दिखाते हैं भजनपुरा के अंदर जो हत्या होती है, या गल घोटू गैंग आज गली गली के अंदर गल घोटू गैंग घूम रहा है, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई लगाम लगती हुई नहीं दिखी। आप यहां तक देखिए बर्गर किंग के अंदर घुस करके और कोई किसी को 40 गोलियां मार देगा, तो कहने का तात्पर्य दिल्ली में आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिल्ली को जितना चाहिए था, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, वो पर्याप्त नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, दिल्ली के मुतालिक अगर मैं बात करूं तो देखिए, मुझे ये बजट सरासर तौर पे मुझे बजट ब्यूरोक्रेसी का बजट लगता है। ब्यूरोक्रेसी का बजट इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली की जिन चीजों से पहचान थी, जिन मंडियों से पहचान थी, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जाएंगे तो मोरी गेट, कश्मीरी गेट, अगर आप खारी बावली, अगर आप किरियाने में जाएंगे खारी बावली, अगर आप केमिकल मार्केट के नाम पे जाएं, आप इलेक्ट्रिक मार्केट के नाम पे जाएं, आप कन्वेंसरी मार्केट के नाम पे जाएं, तो दिल्ली जो वर्ल्ड सिटी के जितने भी मार्केट है, जहां पे लगभग 40 लाख व्यापारी हैं, और ये एशिया, केवल भारत की नहीं, ये एशिया और इंटायर विश्व की सबसे बड़ी मंडियां मानी जाती हैं अपने अपने कमोडिटी के अंदर। लेकिन आपको इस बजट में उन बाजारों के बारे में, या उन बाजारों को व्यवस्थित करने के बारे में, या उनके अंदर जो भी वहां पे जो मध्यम और जो निचले उद्यमी हैं, उन कोई दिल्ली के आसपास या दिल्ली क्षेत्र के अंदर आपको कोई ऐसा वो जो इंडस्ट्रियल हब है, आपको सरकार की तरफ से कोई नजर नहीं आया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दिल्ली जो अपने एक केंद्रीय मार्केट के रूप में जानी जाती थी, यानी कि एक होलसेल मार्केट के रूप में, मंडी के रूप में जानी जाती थी, उसके लिए कोई किसी भी सरकार ने, मैं इसके अंदर प्रदेश सरकार की भी बात कर रहा हूं और केंद्र सरकार की भी बात कर रहा हूं, यानी कि दिल्ली आज अपने आप को निराश्रित सी महसूस कर रही है। और रही बात जो
आर्थिक मामले हैं। इन आर्थिक मामलों के अंदर आप यकीन मानिए कि मैं जितना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं उनको अनुसरण करता हूं, मैं उनको सुनता हूं, उनको रीड करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वो बोलते हैं वो बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। चाहे किसी भी चीज में अगर आप बात करेंगे मुद्रा लोन की, तो आप मुझे एक बात बताइए, मुद्रा लोन तो सरकार दे रही है, मुद्रा लोन क्या दे रही है? 40,000। इसको मुद्रा लोन नहीं, आप खुदरा लोन भी कह सकते हैं कि 40,000 से लेकर के 10 लाख तक का खुदरा लोन। सरकार मुद्रा लोन, मैं इसको खुदरा लोन कर रहा हूं, लेकिन वो किसको मिल रहा है? अगर आज धर्मराज जी आप कोई बिजनेस करते हैं 50 लाख रुपए का, उसके अंदर अगर आप प्रारंभिक अगर आप स्टॉक के लिए माल खरीदते हैं, सरकार आपसे 18% के हिसाब से 9 लाख रुपए पहले आपसे टैक्स लेकर के धर लेगी और आपको व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार 2 लाख का मुद्रा लोन दे रही है। या ये कहां की क्या बाजीगिरी है? ये 9 लाख आप व्यापारी से ले रहे हैं सबसे पहले टैक्स के रूप में, और फिर कह रहे हैं 2 लाख रुपए देकर के हम आपको आपका व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, धर्मराज जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसी तरीके से हम बात करें किसानों की, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? आज की तारीख में सरकार कह रही है कि 4 महीने से हम किसानों को 2,000 रुपए देकर के उनकी जिंदगी सुदृढ़ बना रहे हैं, जबकि उसी किसान की खुरपी है, फावड़ा है, गैती है, जो वो खेतों के अंदर जो कस्सी चलाता है वो कस्सी है, उसके ऊपर भी सरकार कह रही है तुझे 12% टैक्स देना है। जो ट्रैक्टर वहां पे बिजाई में कटाई में काम करता है, उस ट्रैक्टर के पार्ट्स पे भी सरकार कहती है तुम्हें 18 और 28% टैक्स देना है। यानी कि सरकार ये मानती है कि वो जो किसान 2,000 रुपए 4 महीने से लेकर के समृद्धशाली बन जाएगा, वो किसान 28% देने में कैपेबल है। तो कहने का तात्पर्य इसको कहते हैं दोहरा मापदंड। और यहाँ पे नहीं सर, इसमें मैं पक्षों को बुला करके बात नहीं करेगी। नहीं ठीक है, अब जब मुद्रा लोन था उसको तो शायद 20 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। निरंजन जी आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे बीच में सर, प्लीज। देखिए धर्मराज जी, जैसे अभी चर्चा चल रही थी यहाँ पे कि लोअर वर्ग को सरकार खूब दोनों हाथों से बांट रही है और अपर वर्ग जो है वो अपने हिसाब से पॉलिसियां बनवाता है, क्योंकि उसकी नॉर्थ ब्लॉक तक उसकी पहुंच होती है। लेकिन जो मीडियम वर्ग है उसके साथ वास्तव में अगर आप देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने परिश्रम से 20 लाख रुपए सालाना कमाता है, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, तो लगभग आप ये समझ लीजिए हुड, फूड और क्रूड, उसके बाद में कर्ज, मर्ज और उस सिक्योरिटी और प्योरिटी, इन चीजों के ऊपर 62% टैक्स सरकार को देता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कोई आदमी अगर 20 लाख रुपए कमाता है तो उसमें से 62% सरकार को चला जाता है। और दूसरी तरफ उसी को अगर आप एक व्यक्ति के बजाय अगर एक परिवार पे, जैसे एक व्यक्ति को 5 किलो राशन 1 महीने का सरकार देती है, तो अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो उस तरीके से अगर 5 लोगों पे करेंगे तो सरकार, जो आदमी टैक्स नहीं भर रहा, जो आप ये समझ लीजिए इनकम टैक्स एसएससी नहीं है, उसको सरकार लगभग 1.5 लाख रुपए साल का उसको फ्री में दे रही है। यानी कि उसको बिठा के खिलाने की बात कर रही है, वो काम क्यों करेगा? और देखिए, जो भगवान राम की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से मुझे यह अपेक्षा थी कि जिस तरीके से तुलसीदास जी ने राम राज्य का बजट वहां पे वर्णन कर रखा है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 करोड़ इनकम टैक्स एसएससी है, लगभग 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, उनके ऊपर लगातार वजन डाला जा रहा है। और जो 100 करोड़ लोग हैं, जो आप ये समझ लीजिए जिनके कोई दायित्व नहीं है, उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, और वो भी दोनों हाथों से। तमाम राजनीतिक पार्टी, इसके अंदर मैं कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 140 करोड़ लोगों का देश है, अगर हर एक आदमी एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। यहां पे आपको कहां उस बात में समन्वय नजर आया? पहली बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में बेरोजगारी और महंगाई की जो चर्चा करते हैं, सरकार भी इसको लेकर संसद में है, लेकिन जो 80% रोजगार उत्पन्न करता है वो करता है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन जब भी आर्थिक पॉलिसियां बनती हैं, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का उनमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों की राय लूंगा और उसके बाद में नीतियां बनाऊंगा, तो आज इन्होंने व्यापारी आयोग भी बना दिया, इन्होंने तमाम हमले। चलिए ठीक है सर, चौक से व्यापार। निरंजन, थोड़ा वक्त की पाबंदी, और आपने जो बात कही उसमें एक बात मैं ऐड ऑन करूंगा। जो सेकंड है मेरे पास, निरंजन जी कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे जल्दी से।
कह रहा था धर्मराज जी, ये जो आसिफ जी और कांग्रेस जो है ना, ये अनावश्यक मुद्दे उठाते हैं, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, इनको अध्ययन करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये जनता का भला कर सकते हैं, सकारात्मक बातें करें। ठीक है सर, ये बात करते हैं केवल राजनीति। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुभेंदु जी, मोहम्मद आसिफ साहब, आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश जी, निरंजन पोद्दार जी, अश्विनी राणा जी, आपको सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज की